वेलकम टू 24/7 पाठशाला लर्न एनी टाइम एनीवेयर। होप कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। डिटर्मिनेंट का पहला लेक्चर होप कि आप सभी ने बड़ा एंजॉय किया होगा। एक बार रिकैप ले लेते हैं कि हमने आखिर फर्स्ट लेक्चर में सीखा क्या क्या था, देन हम स्विच करेंगे सेकेंड लेक्चर की तरफ। देखो बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था, डिटर्मिनेंट होता क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। फिर हमने पढ़ा था माइनर कोफैक्टर। माइनर कोफैक्टर में बड़ा छोटा सा डिफरेंस होता था, वो क्या था, हाँ, माइनस साइन का। देन हमने देखा था कि माइनर कोफैक्टर को यूज करके कैसे डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद हमने देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट यूज करके कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड कुछ पॉइंट्स जो कि ध्यान रखने होते हैं कि कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल जब सॉल्व करते हो तो इन सब बातों का ध्यान रख के गलतियां कम कर सकते हो। तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जरूरी क्यों है। देखो, अभी तक आपने 3x3 का मैट्रिक्स 3-4 सॉल्व करके देखा, बड़ा ज़्यादा टाइम जा रहा था। तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को सीख लो अगर, ठीक है। इसके जितने भी 7-8 पॉइंट जितने भी डिस्कस होने वाले हैं यहाँ पे, एक बार अच्छे से समझ लो कि कंसेप्ट क्या है इसके पीछे और ऐसा क्या हो रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप तुरंत क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जो इतना बड़ा सा पढ़ा था कि रो छुपाओ, कॉलम छुपाओ, देन कैलकुलेट करो एंड मैनी मोर थिंग्स, वो इन सारे डिटर्मिनेंट से शॉर्ट हो सकता है। ये सेम वैसा ही है। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि ये ट्रिक है डिटर्मिनेंट को बड़े ही आराम से सॉल्व करने का। तो चलो देखते हैं पहला प्रॉपर्टीज क्या बोलना चाह रहे हैं हमसे। पहला प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट इज जीरो इफ एनी रो और कॉलम इज जीरो। मतलब अगर आपको कहीं भी दिखे कि रो पूरा जीरो है या कॉलम पूरा जीरो है, तो फटाक से आप बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके क्या बोल देना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो आने वाली है। देखो, अगर भरोसा नहीं है तो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या मैं जो बोल रही हूँ वो सच भी है या फिर कुछ गड़बड़ है। देखो, इसमें क्या किया है हमने, कॉलम 1 को पूरा ही जीरो कर दिया है, ठीक। अब हमें तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका पता है, आओ देखते हैं। तो इसको लिखा, इस वाले कॉलम को हाइड किया, इस वाले रो को हाइड किया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 × 6 12 -15। तो ये तो बच्चों जीरो ही होने वाला है। प्लस अब यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं तो ये हो जाएगा -1। इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, 0 × 6 प्लस 0 -0 × 5, तो ये भी ज़ीरो आने वाला है। प्लस 4, 0 × 3 प्लस 2 × 0 0। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब बच्चों, ये इसी के साथ नहीं, कहीं पे भी आप इसको सॉल्व करके देखो, आंसर आपका 0 बनने वाला है। अगर मान लो ये यहाँ पे कॉलम में 0 ना होके इस रो में 0 हो गया रहता, ठीक है, तब भी क्या आता, आपका सेम रिजल्ट आता। सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में मैट्रिसेस में पढ़ रखा है कि अगर हम पूरा का पूरा रो उठा के कॉलम में चेंज कर दें या पूरा का पूरा कॉलम उठा के रो में चेंज कर दें, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोल देते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सिंपल ये समझो कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया हो, ठीक, और उसका ट्रांसपोज ले लिया हो, इतना बड़ा सा लाइन कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपने क्या किया, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, तो उसके डिटर्मिनेंट पर रत्ती भर फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो जैसा था वैसा ही रहने वाला है। तो देखो, हमने एक मैट्रिक्स लिया है 2 0 1 1 3 0 0 4 1। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया किसके अलोंग, रो 1 के अलोंग। तो 2 ले लिया, 3 - 4 × 0 इंटू से कुछ 0 से कुछ भी इंटू करोगे तो क्या आने वाला है, 0 ही। तो 3 - 4 × 0 इज 3 - 0, 1 × 1 - 0 प्लस 1, 4 - 0। तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी मिल रही है, 10। सॉल्व करके देख लो फटाफट, आपका भी 10 आ रहा है कि नहीं। अगर आपका भी 10 आ रहा है तो हिट द लाइक। देन 80 मीन्स टी किसका रिप्रेजेंटेशन था, ट्रांसपोज का, 2 1 0 0 3 4 1 0 1।
इसको उठा के पहले कॉलम में रखा, इसको उठा के इस कॉलम को उठा के पहले रो में रखा, इस कॉलम को उठा के दूसरे रो में, इस कॉलम को उठा के तीसरे रो में। अब जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो भी आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 10 ही मिलने वाला है। तो ये प्रूव होता है कि यदि आप ट्रांसपोज ले लो किसी भी डिटर्मिनेंट का, तो आपको जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी वो हमेशा क्या मिलने वाली है, सेम मिलने वाली है। थर्ड देखते हैं, वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन इफ वी एक्सचेंज 2 रोज और 2 कॉलम्स। अब देखो करना क्या है, कोई 2 रो पकड़ लो, ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था ना मैट्रिक्स में, ठीक है। अगर हमें किसी एक रो के साथ या किसी एक कॉलम के साथ कुछ चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। तो हमने क्या किया, R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया। R1 इज चेंजेस इनटू R2 एंड R2 इज चेंजेस इनटू R1। तो ऐसा जब भी करोगे बच्चों, तो आपका जो डिटर्मिनेंट है उसमें सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क आ जाएगा, और ये कॉलम के साथ भी वैलिड होगा। अगर आप 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो तो भी जो आपका पहले डिटर्मिनेंट आ रहा था उसमें सिर्फ एक माइनस साइन लग जाएगा। देखो सेम डिटर्मिनेंट लिया है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा था, 10। अब जब रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज किया तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -10। कैलकुलेट करके देखो, पक्का -10 आएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मीन्स यदि आप एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये क्या होता है, ये आप मैट्रिसेस में पहले देख चुके हो, ठीक है। अगर ध्यान नहीं है तो जाके मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट में ये वाले लेक्चर देखिए। हाँ तो चलिए इसमें आते हैं। एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप करते हो किसी भी डिटर्मिनेंट में, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होने जा रही है, करेक्ट। देखो अब मैट्रिसेस के ट्रांसफॉर्मेशन में क्या देखते थे कि आप अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते जा रहे हो तो सिर्फ रो लगाओ, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते जा रहे हो तो सिर्फ कॉलम लगाओ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, ठीक है, और बीच में आपको कुछ ऐसा दिखा कि आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहते हो, तो वो आप बड़े ही आराम से कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि दोनों को एक साथ मिक्स मत कर देना। मीन्स कि रो लगा रहे हैं और इसमें क्या कर दिया, कॉलम भी डाल दिया, ऐसा कुछ मत करना, अलग अलग करना। लेकिन एक ही क्वेश्चन में आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये प्रॉपर्टी। तो बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। बच्चों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपने मैट्रिसेस में देख रखा है, जैसे आपको एक रो को दूसरे रो में ऐड करना हो, या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता था कि एक कॉलम को दूसरे में ऐड करना हो, कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करना हो। ये सारे कंसेप्ट हमने मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के देख रखे हैं। अब डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि आप कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करो या कोई भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होने जा रही है, करेक्ट। अब देखो वहाँ पे हमने क्या सीखा था कि अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते जा रहे हैं तो सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। यहाँ पे आपको आज़ादी मिल जाती है, आप एक बार रो एक बार कॉलम अपने क्वेश्चन को ईजी बनाने के अकॉर्डिंग कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि एक साथ 2 मत यूज़ कर लेना, मतलब R1 + C1 मत कर लेना, ठीक। तो ये वैलिड नहीं है। आप रो लगाओ, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, देन कॉलम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। तो देखो एक एग्जांपल हमने लिया है, एक 3x3 का मैट्रिक्स लिया है और इसका डिटर्मिनेंट निकाला है किसके अलोंग, रो 1 के अलोंग। तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 - 0, करेक्ट, 3 0 0 एंड 1 0 - 4। तो आपको कितना मिल जाएगा, 12 - 4 8। अब हमने यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, R1 इज चेंजिंग इनटू R1 + R2, करेक्ट। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 + 0 2, 3 + 1 4 एंड 1 + 0 इज 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्या होगा, देखो 2 क्या आ जाएगा, 6 - 0 -4 0 0 एंड +1 0
-4। तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा बच्चों 8, करेक्ट। अब देखो बच्चों इस प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने जा रही है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने में। आपको जब अभी कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे भी हम, फिलहाल के लिए बस इतना नोट कर लो कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको करना क्या होगा कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो प्रोड्यूस करना होगा। अब उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि जितना आपके पास ज़ीरो रहेगा उतना ही आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो इंटू एनीथिंग का कोई मतलब नहीं है। ज़ीरो को ऐड करोगे तो कुछ तो होना नहीं है, ठीक। इसलिए हमेशा कोशिश करना इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके कि रो या कॉलम में किसी भी कॉलम में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बढ़ा दो, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। कोई डाउट हो कमेंट में मेंशन करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिटर्मिनेंट इज 0 इफ़ 2 रोज और कॉलम्स हैव इक्वल और प्रोपोर्शनल वैल्यूज़। अब क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है। डिटर्मिनेंट को वर्टिकल लाइन के अंदर, ठीक, वर्टिकल लाइन के अंदर, इधर भी वर्टिकल लाइन के अंदर कर दो, नहीं तो ये मैट्रिक्स कहला जाएगा। चलो 1 2 3 1 2 3 4 3 8। अब ये क्या बोल रहा है, यदि आपका डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए या फिर प्रोपोर्शनल हो जाए तो हमेशा वो किस में रिजल्ट करेगा? ज़ीरो में रिजल्ट करेगा। देखो अगर आप ये समझ चुके हो कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कोई भी चेंज नहीं होने वाला है डिटर्मिनेंट की वैल्यू में, तो ये भी बड़ी आसानी से समझ लोगे। इसमें हम सिंपल सा क्या करेंगे, क्या लगा देंगे बच्चों, R1 इज चेंजेस इनटू R1 माइनस R2। तो देखो 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 1 2 3 4 3 8। अब बताओ अगर एक रो या एक कॉलम के अक्रॉस सभी ज़ीरो हो तो क्या रिजल्ट आता है? ज़ीरो रिजल्ट आता है। वेरी गुड। तो ये ध्यान रखो कि कभी भी दो रो या दो कॉलम हो तो आपको क्या रिजल्टेंट मिलने वाला है? ज़ीरो। ऐसे ही सेम किस में करेंगे हम, अगर प्रोपोर्शनल हो जाए। मान लो ये 1 2 3 है, इसका प्रोपोर्शनल मान लो 2 2 4 6 दिया हो और नीचे दिया हो 4 3 8। तो इस केस में भी यदि आप कुछ कॉमन निकल रहा हो, ठीक, प्रोपोर्शनल मतलब 1/2 2/4 करोगे देन 1/2, 3/6 करोगे तो भी 1/2। तो यहाँ से इस रो में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 3 8, 2 बाहर आ गया, अगेन सेम हो गया, तो 2 × 0 इज 0। सिंपल। होप कि क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। चलो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब उस डिटर्मिनेंट में क्या चेंजेस होते हैं, पहले ये समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया है, 1 डिटर्मिनेंट इज इन वर्टिकल लाइंस। मान लीजिए आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया है 1 4 8 1 0 0 2 8 1, ठीक है। एक रैंडम सा डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट का नाम दे देते हैं A। अब ये कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही 3 का मल्टीप्लाई होगा, सब में नहीं होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मैट्रिक्स अगर रहता है, अगर ये मैट्रिक्स रहता तो क्या होता, 3 का हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट। तो ध्यान रखना, कोई भी एक रो चूज़ करो या कोई भी एक कॉलम चूज़ करो, सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम में क्या होने वाला है, इस 3 का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना है इसको। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीज़न देखते हैं। देखो हमने डिटर्मिनेंट कैसे डिफाइन किया था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, सम होता है यदि एलिमेंट ले और साथ में उसका कोफैक्टर का प्रोडक्ट करें। तो देखो हमने क्या लिया, एलिमेंट लिया, साथ में उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई किया। कौन सा एलिमेंट है ये? पहला। देखो कौन सा डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं हम, A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33 की, करेक्ट। अब देखो इसका अगर हमें निकालना है तो A11 C11
A12 C12 प्लस A13 C13, ठीक, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर। अब बोला कि हमें 3 इंटू ए करके, तो ठीक, अब कुछ यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट माना है वो क्या माना है, ए, तो इस 3 का इंटू पूरे में होगा, तो कर दिया 3 में इंटू। अब हम क्या इसको 3 इंटू A11, 3 इंटू A12, 3 इंटू A13 करके लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब अगर देखें तो ये क्या है, हमारा एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई हो गया है, बस 3 से। एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई हो गया है, 3 से। एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई हो गया है, 3 से, ठीक। क्या सारे मैट्रिक्स में हुआ, क्या सारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में हुआ, नहीं। डिटर्मिनेंट में हमेशा सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम में हम उस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखो, अब इस प्रॉपर्टी पे आ जाओ, क्या बोल रहा है, के ए इज इक्वल टू के टू द पावर n a। कह रहा है कि आप एक मैट्रिक्स लो, ठीक है, मैट्रिक्स कैसी है, ऐसा कुछ, के A11, के A12, के A13, ठीक, के A21, के A22, के A23, के A31, के A32 एंड के A33, करेक्ट। अब इस मैट्रिक्स का अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका जब आप डिटर्मिनेंट लोगे तो क्या हो जाएगा, के ए, ठीक। अब अगर आपको पहले डिटर्मिनेंट लेना है देन के मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, अगर ये डिटर्मिनेंट है तो इस वाले रो से के बाहर आ जाएगा, ठीक, इस वाले रो से के बाहर आ जाएगा तो ये के इंटू के हो जाएगा, और इस वाले से बाहर आएगा तो के क्यूब। अब ये बन जाएगा A11, A12, A13 रिमेनिंग मैट्रिक्स। अब इसका ले लो डिटर्मिनेंट, ठीक है, करेक्ट। फिर से ध्यान से सुन लो कि अगर आपको पहले से ही मल्टीप्लाई करके दे रहा है मैट्रिक्स एंड देन डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक, तो कैसे उसको बाहर करोगे, एक रो, एक कॉलम और एक कैसे उसको बाहर करोगे, हर रो से के को बाहर किया या हर कॉलम से रो के को बाहर किया, तो कितना आ जाएगा, के का पावर n आ जाएगा, ठीक। होप कि क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। चलो लास्ट प्रॉपर्टी देख लो बच्चों। लास्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, अगर आपने 2 मैट्रिक्स लिया A और B, ठीक, उनको मल्टीप्लाई किया देन उनका डिटर्मिनेंट लिया, तो अगर आप अलग अलग डिटर्मिनेंट लो, ए का अलग से ले लो, बी का अलग से ले लो, तो भी वो उन दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। बस इतना से ध्यान रखना कि इन दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट लेना पॉसिबल हो। मतलब अगर मान लो ए हुआ 3x2 का और बी हुआ 2x3 का, ठीक, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन तो जाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, लेकिन क्या इनका सिंगल सिंगल डिटर्मिनेंट लेना पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है। तो बस इतना सा ध्यान रखना, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। चलो ये तो रही प्रॉपर्टीज़ की बात। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे रिजल्ट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। क्या बोल रहा है, पहला डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। अब पहले ध्यान करो, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, जिसका कि ट्रांसपोज लेने पे एक माइनस साइन आता है, ठीक। ट्रांसपोज याद करो, पढ़ा था मैट्रिक्स में AT इक्वल्स टू माइनस ऑफ A, तो इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको कुछ ऐसा मैट्रिक्स दिख जाए, ठीक, और उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑड, मतलब जैसे 3x3, 5x5 इस टाइप के मैट्रिक्स दिखे, तो आप आंख बंद करके क्या बोल दोगे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है, वेरी गुड, 0 आने वाला है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। अगेन इसको समझने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स पता होना जरूरी है, ये भी हमने पढ़ रखा है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट हो 1, 4, 3, हर जगह और क्या हो, 0, 0 हो, ठीक, तो इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसका भी आपको पूरा ताम झाम करके डायगोनल निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस इनके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करो और आपका डिटर्मिनेंट आपके सामने। चलो एक छोटी सी बात और ध्यान रख लो कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आता है, 0 आता है, तो हम उस वैसे मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर नॉन 0 आता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कभी कभी नाम से डायरेक्ट पूछ लेता है, इसलिए इनको जानना ज़रूरी है। तो बच्चों आओ एक क्विक रिविज़न देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा है। पहले सबसे कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम 0, 0, 0 हो तो हमारा
मैट्रिक्स, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। दूसरा हमने सीखा है कि आप पूरे के पूरे रो पूरे के पूरे कॉलम में चेंज कर दो, मीन्स ट्रांसपोज ले लो, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, वो भी सेम आता है, कोई चेंज नहीं होता। और क्या सीखा, और सीखा कि अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो डिटर्मिनेंट पे की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होता, और अगर 2 रोज़ या 2 कॉलम सेम हो जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। और क्या सीखा, ए बी अगर मल्टीप्लाई करो और उसका डिटर्मिनेंट लो तो वो अलग अलग हो जाता है। एंड अगर आप पहले से मल्टीप्लाइड है कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स में, देन उसका डिटर्मिनेंट लो, तो जो स्केलर आप मल्टीप्लाई किए हो इस मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट में क्या आ जाता है, उस स्केलर का पावर आ जाता है, जितने ऑर्डर का वो मैट्रिक्स होने वाला है। मीन्स कि अगर आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो मैट्रिक्स में तो वो पूरे एलिमेंट में होगा, यदि आप डिटर्मिनेंट में करने जा रहे हो तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होगा। रिजल्ट हमने क्या क्या देख लिया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर का है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है, 0। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करिए, आपका डिटर्मिनेंट आपके सामने। और सिंगुलर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, D = 0, एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका कि D ≠ 0। होप इतना सारा अगर आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर है तो आप बिल्कुल तैयार हो क्वेश्चंस को अटैक करने के लिए। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलो बच्चों, तो अब हमारे सामने आ गया है पहला क्वेश्चन। अब हम इसको करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज़ करके। देखो ये बात अपने दिमाग में क्लियर रखो कि इसको अगर आप एक्सपेंड करो, ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, नो डाउट। लेकिन जब वही करना था तो हमें प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ना था, वो हो गया बच्चों गधों वाला काम, और ये हो गया स्मार्ट वर्क। तो देखो कैसे करना है। अब क्या बोल रहा है कि हमें इसको a-1 के होल क्यूब के बराबर प्रूव करके देखना है। तो देखो क्या लगता है, पहला प्रॉपर्टी क्या लगाना चाहिए। हम क्या करते हैं, सोचो कि अगर हमें कहीं से a-1 बनता हुआ दिख रहा हो, ठीक है, तो देखते हैं। अगर हम ऐसे सोचो कि r1 में से r2 को माइनस करें तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे a² - 1, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ a-1 आता दिख रहा है और ये तो 0 हो जाएगा। तो हम बड़े आराम से क्या करेंगे, r1 में से a-1 कॉमन निकाल लेंगे। देखते हैं करके क्या होता है। चलो, तो r1 हमने चेंज किया r1 - r2 में, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, a² + 2a - 2a - 1, ये हो जाएगा 2a + 1 - a - 2, और ये 1 - 1। बाकी और किसी एलिमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, a + 2 3 1 1। तो देखो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 2a कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा a² - 1। तो a² - 1 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर - 1 स्क्वायर के फॉर्मूले से a - 1 a + 1, ठीक। अब देखो 2a - a is a and 1 - 2 is -1 and 1 - 1 is 0। ये क्या हो जाएगा, 2a + 1 a + 2 1 3 3 1, करेक्ट। अब क्या हम रो 1 में से a-1 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं, a-1, ठीक। इधर लिख देते हैं, इधर जगह नहीं है, इधर लिखते हैं। अब हमने क्या किया, इसमें से a-1 कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, a + 1 2a + 1, ये हो जाएगा 1 1, a + 2 1, एंड दिस इज 3 3 1, करेक्ट। क्या करना चाहिए बच्चों, अब एक और 2 a-1 हमें और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, r2 को किस में चेंज कर देते हैं, r2 - r3 में। देखो क्या होगा, a-1 तो इधर कॉमन आ चुका है हमारा, a + 1 1 1, इसको नहीं छेड़ेंगे, 2a + 1 - 3, तो ये कितना आ जाएगा, 2a - 2, a + 2 - 3 is a - 1 and 1 - 1 is 0। तो यहाँ से भी एक a-1 हमें कॉमन आता दिख रहा है, ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा a-1 स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 कॉमन गया, a-1, तो यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3 3 1, करेक्ट। अब क्या करना चाहिए, एक हमें और चाहिए, तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे कि एक के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे 0 होगा, ध्यान रखना, ये 0 हो गया।
अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, a + 1 1 माइनस 3 इंटू 0 1 माइनस 1 2 माइनस 0 2 एंड ये तो 0 ही होने वाला है, तो a + 1 माइनस 2 इज a - 1। तो ये आपका बच्चों बड़ी आसानी से निकल के आ गया क्या, a - 1 का होल क्यूब। एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, हमने क्या किया, हमें क्या प्रूव करना था, इस डिटर्मिनेंट को a - 1 के होल क्यूब के बराबर प्रूव करना था। तो हमने क्या किया कि r1 - r2 पहला रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो उससे हमें इस रो में a - 1 कॉमन मिल गया, a - 1 कॉमन निकाला। अब हमने क्या किया, r2 - r3 किया, तो r2 - r3 करते ही हमें सेकेंड रो में a - 1 कॉमन मिल गया, तो दूसरा a - 1 मिल गया। देन अब तो कुछ कॉमन जैसा दिख नहीं रहा है, इसलिए हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया, तो हमें एक और a - 1 क्यूब मिल गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से प्रूव हो गया। एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, कंफर्म हो लीजिए कि हाँ सच में ये सॉल्व करते बन रहा है अब आपसे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन बच्चों मसाला क्वेश्चन मतलब आपका इसमें बिल्कुल बहुत सारा कंसेप्ट यूज़ होने वाला है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। तो देखते हैं, ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है, ये आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है और आपको प्रूव करना है इसके बराबर। तो अगर आप एक्सपेंड करने की सोच रहे हो कि इसको एक्सपेंड करके इसके इक्वल प्रूव कर दो, तो फिर तो बड़ा ही मुश्किल दिख रहा है। नो डाउट आंसर आएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। x + y + z के होल क्यूब का फॉर्मूला कितनों को ही ध्यान रहता है। तो देखो इसमें हम क्या अप्रोच देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पूरे को क्या करने वाले हैं, x y z और x y z से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो अब देखो हमने क्या किया, इस x को उठा के किस में इंटू कर दिया, R2 में, y को उठा के R3 में एंड z को उठा के R1 में। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो zx + y² z² x एंड z² y, करेक्ट। अब इसमें R2 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, x से, तो ये हो जाएगा zx² x + y² x x² y एंड R3 में y से, तो y से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका देखो फ़ायदा क्या होगा हमें, अब हम कॉलम वाइज कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो कॉलम वाइज इसमें से हमें क्या कॉमन क्या कॉमन दिख रहा है, z, तो z बाहर निकाल लिया। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x, तो x बाहर निकाल लिया। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, y, तो y बाहर निकाल लिया। अगेन x y z कॉलम से बाहर निकाला और ये कट के क्या आ गया, 1। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हो गया कि अब हम आगे अप्रोच कर सकते हैं x + y + z लाने के लिए। देखो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, C1 में से -C2 करेंगे एंड C2 से -C3 करेंगे। तो देखो होगा क्या, x + y का होल स्क्वायर -z² बन जाएगा और यहाँ हम लगा देंगे a² - b² का फॉर्मूला। तो एक x + y + z तो यहाँ दिख रहा है हमको, अब एक यहाँ दिखेगा और ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से एक x + y + z कॉमन आएगा। ऐसे सोचना होता है। तो देखो हमने वही किया है, x कॉमन लिया और ये डिटर्मिनेंट हमारा बन के आया। करके देखना है इसको कि क्या यहाँ पे जो हमने लिखा है सही है कि नहीं। अब यहाँ से x + y + z का होल स्क्वायर कॉमन आ चुका है। कहाँ से, एक आपका कॉलम 1 से आएगा, ठीक है, और दूसरा कहाँ से आएगा, आपका कॉलम 2 से आएगा, करेक्ट। यहाँ के बाद आपको करना क्या है, रो 3 में से R1 और R2 को माइनस कर देना है। वहाँ से क्या मिलेगा आपको, x + y + z और ऐसा कुछ दिख जाएगा। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें चाहिए x y z, तो कुछ ऐसा करते हैं कि 2x y z जैसा कुछ हमें मिले। अब लास्ट स्टेप क्या रहेगा कि कॉलम 1 को 1/z C3 से ऐड करेंगे और दूसरे कॉलम को 1/x C3 करके उससे ऐड कर देंगे। अब इससे क्या होगा, हमारा जो लास्ट रो है उसमें हमें क्या मिल जाएगा, 2 0 मिल जाएंगे। हमने पढ़ रखा है कि हमारा मकसद ही यही रहेगा कि हम कैसे किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मैक्सिमम 0 प्रोड्यूस कर सके। तो जैसे ही आपका ये 0 0 आया, इस रो के अलॉन्ग आप एक्सपेंड कर दो, तो आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा। ये मैंने यहाँ डायरेक्ट इसलिए किया है ताकि आप भी थोड़ी मेहनत करो और देखो कि क्या या इस रिज़ल्ट तक आप पहुँच पा रहे हो या नहीं। मैथ्स बच्चों ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपको प्रैक्टिस की बहुत 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 ज़रूरत होती है। मैं यहाँ कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा लूँ, इससे आपको मैथ्स कभी नहीं आएगी। तो जितना कंसेप्ट
एटलीस्ट मैं कंसेप्ट बता सकती हूँ, 2-3 उस पर न्यूमेरिकल करा सकती हूँ। तो उसको आप ज़रूर खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, नहीं तो आपको कितना भी पढ़ लो या कितने भी यूट्यूब वीडियोस देख लो, आप पहले जितना डिटर्मिनेंट जानते थे बाद में भी उतना ही जानोगे। तो प्रैक्टिस 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 बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों, आपको एक इन्फॉर्मेशन ये भी देनी है कि हमारा वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी है, आप उसको जाके विज़िट कर सकते हो, दैट इज़ www.24x7pathshala.com। और हाँ, यदि आपको लेक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो या कुछ ऐड हो इसमें, ऐसा कुछ चाहते हो, तो प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए ताकि हम अपने लेक्चर और बेहतर से बेहतर आपके लिए डिलीवर कर सकें। और होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। So please subscribe the channel and don't forget to like the video. Thank you.